रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने दुबई में मुस्तमिक नवाज़ के अहम इजलास की सदारत करते हुए एक नहीं बल्कि एक साथ 4 अहम फ़ैसले किए हैं और उन फ़ैसलों को लेके मुस्तमिक नवाज़ की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र नवाज़ शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ खुशी से फूले नहीं समा रहीं। अब ये 4 फ़ैसले किन मामलात पे किए गए हैं, इन फ़ैसलों की तफसीलात क्या है, एक तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि कौमी असम्बली के मियाद तो अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म होने जा रही है, लेकिन पिछले चंद रोज़ से ईद कुर्बान से चंद रोज़ पहले से ये बहस चली आ रही है कि कौमी असम्बली की मियाद ख़त्म होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन हॉट फेवरेट है। तो ये जो बहस छिड़ चुकी है, इस हवाले से बहुत सारे नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन हमने भी इस हवाले से आज अपनी किस्मत आजमाई करने की कोशिश की है, अपने एक सोर्स को कुरीदा है। तो हमारे कुरीदने पे हमारे सोर्स ने हमें क्या जवाब दिया है, इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। और तीसरी ख़बर नाजरीन, आला अदलिया का एक और फ़ैसला साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हक़ में गया। अदालत ने इमरान ख़ान के हक़ में एक और फ़ैसला सादर फरमा दिया। अब ये किस मामले पे इमरान ख़ान साहब के हक़ में फ़ैसला सुनाया गया है, ये मामला दरअसल क्या था, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, तीनों अहम ख़बरों से वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी ख़बर है और एक बुरी ख़बर भी है। तो सबसे पहले जो मामला अवाम से मुतल्लिक है, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम से जुड़ा है, जो अच्छी ख़बर है, जो बुरी ख़बर है, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अच्छी ख़बर से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि महकमा एदाद व शुमार ने महंगाई के नए स्टेट जारी कर दी हैं और नए एदाद व शुमार के मुताबिक जो महंगाई की शरह पिछले कुछ अरसे से 38%, 39%, बल्कि 40% से भी ऊपर जा चुकी थी, अब उसमें 10 से 9% की कमी रिकॉर्ड की गई है। 10 से 15% की कमी जो है वो देखी गई है और नए एदाद शुमार के मुताबिक जो महंगाई है वो 29.4% की शरह पे आ गई, यानी तकरीबन कोई 9% की महंगाई की शरह में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। और एदाद शुमार जो महकमा स्टैट ने जारी किए हैं, एदाद शुमार ने महकमा शुमारियात ने जारी किए हैं, उसमें ये कहा गया है कि शहरी इलाकों में जून के महीने में जो महंगाई की शरह थी वो 27.3% थी और जो दही इलाकों में महंगाई की शरह थी वो 32.4% थी। यानी IMF के मुआहदे के बाद अब ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मज़ीद भी जो महंगाई है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन नाज़रीन, बज़ाहिर ये भी लगता है कि आवाम की ये जो खुशी है इस पर औस पड़ने वाली है। एक तरफ IMF का मुआहदा, डॉलर की कीमत में कमी देखी गई, रुपया जो है वो मजबूत हुआ है, महकमा शुमारियात के एदाद शुमार के मुताबिक महंगाई में कमी देखी गई है, लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतों में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है आलमी सतह पे। और ये तेल की कीमतों में नाज़रीन इजाफा इस वजह से हुआ है कि सऊदी अरब और रशिया ने रोज़ाना की बुनियाद पर जो तेल की पैदावार है उसमें कमी करने का ऐलान किया है। इस वक्त नाज़रीन $76 के ऊपर जो है फ़ी बैरल जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने यह किया है कि रोज़ाना अपनी जो उनकी तेल की पैदावार है उसमें 10 लाख बैरल जो है वो कमी करने का ऐलान किया गया है और रशिया ने 5 लाख बैरल जो है यौमिया बेसिस के ऊपर अपनी पेट्रोलियम की जो पैदावार है उसमें कमी करने का ऐलान किया है। अगर नाज़रीन ये पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में इसी तरीके से कमी की गई या इसको बरकरार रखा गया तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब ऊपर जाएंगी तो डॉलर बेशक नीचे भी आएगा, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर कमी जो है वो नहीं हो सकेगी। और जो हम IMF के साथ मुआहदे के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई नीचे आएगी, तो फिर महंगाई को नीचे लाना हुकूमत के लिए एक और मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो ये एक अच्छी और एक बुरी ख़बर जिसकी डिटेल हमने आपकी खिदमत में पेश की। अब आ जाते हैं कि नवाज शरीफ ने कौन से 4 अहम फैसले किए हैं। वैसे नाज़रीन, इस पर आने से पहले मुख्तसर सी खबर इमरान खान साहब से मुतल्लिक है कि उनके हक़ में अदालत ने किस मामले पर फ़ैसला सादर फरमाया है। ये नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला जारी किया गया है। 2 रुकनी बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस अतीक शाह साहब थे जो कि इस बेंच को हेड कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस वकार अहमद साहब थे।
معاملہ ناظرین یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب نے ضمنی الیکشن 9 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ لڑا تھا، اس میں جو بنو NA-35 کی سیٹ تھی اس پر بھی خان صاحب کامیاب ہوئے تھے، لیکن اس الیکشن کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہیں اس میں خان صاحب نے اپنی بیٹی ٹیریان کو ڈسکلوز نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، تو لہٰذا عمران خان صادق نہیں ہے، عمران خان صاحب امینی نہیں ہے، تو انہیں تاحیات نااہل کیا جائے۔ لیکن عدالت نے درخواست گزار کی اس پٹیشن کو ڈسپوز آف کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو NA-35 سے عمران خان صاحب نے الیکشن جیتا تھا وہ سیٹ تو عمران خان صاحب نے چھوڑ دی ہے، جب وہ رکن قومی اسمبلی نہیں رہے تو پھر ان کے خلاف فیصلہ کیسے صادر کر سکتے ہیں، انہیں نااہل کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ ٹیکنیکلی ناظرین فیصلہ بالکل درست ہے، یعنی آپ نے اگر کسی کو MNA کی سیٹ سے ڈسکوالیفائی کرانا ہے تو تبھی کروائیں گے جب وہ سیٹ اس کے پاس موجود ہوگی، جب وہ سیٹ کو ریٹین کرے گا۔ جب وہ سیٹ اس نے رکھی نہیں، اس سیٹ کو چھوڑ کے اور سیٹ کو اس نے ریٹین کر کے اپنی MNA شپ بچا کے رکھی ہے، خود کو MNA کے طور پہ جو ہے اپنی بقا برقرار رکھی ہے، تو وہ سیٹ جو چھوڑی گئی اس پہ تو نااہل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ایک بیان حلفی بھی ہے، ایک بیان حلفی بھی آپ نامینیشن پیپر کے ساتھ جمع کراتے ہیں، کیا عدالت اس بیان حلفی کا جائزہ لے سکتی ہے؟ کیا اس بیان حلفی میں خان صاحب نے سچ کہا ہے، جھوٹ نہیں کہا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ بے شک سیٹ چھوڑ دی، کیا اس بیان حلفی کا آج بھی جائزہ نہیں لیا جا سکتا جو سپریم کورٹ کے حبیب اکرم کیس میں جو ہے وہ اس کی روشنی کے بعد جو ہے کوئی بھی الیکشن لڑتا ہے، جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ جمع کراتا ہے، اور اس میں فیصلے میں حبیب اکرم کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جو بھی جھوٹا بیان حلفی دے گا اس کے کانسیکوینس ہوں گے، اس کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ اسے آرٹیکل 62-63 کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کیا اس مبینہ جھوٹے بیان حلفی پر جو کہ درخواست گزار کا موقف ہے، کیا خان صاحب کے خلاف کارروائی آگے نہیں بڑھنی چاہیے تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ نواز شریف نے جو دبئی میں مسلم نواز کے اہم اجلاس کی صدارت کی ہے، اس میں کیا 4 اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک تو ناظرین اس اجلاس میں پارٹی کی دیگر قیادت بھی موجود تھے۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک تجویز پیش کی کہ جو پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، 22 کروڑ کا، 12 کروڑ کا، 13 کروڑ کا، اسے تنظیمی لحاظ سے ایک مطلب پنجاب کا پورا اگر ایک سٹرکچر ہوگا تو اسے مینج کرنا مشکل ہے، تو اس کو 3 حصوں میں یا کم از کم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ تجویز دی ہے کہ وسطی، جنوبی اور شمالی پنجاب میں پنجاب کی جو تنظیم ہے مسلم نواز کی، اس کو تقسیم کیا جائے، ڈیوائڈ کیا جائے۔ شمالی پنجاب کے جو صدر ہیں وہ حنیف عباسی صاحب ہوں یا عابد رضا صاحب ہوں، جنوبی پنجاب میں جو صدر ہوں یا وہ سعود مجید صاحب ہوں یا پھر وہ رانا محمود الحسن صاحب ہوں، اور اسی طریقے سے وسطی پنجاب میں میاں جاوید لطیف صاحب کو یا کسی اور پارٹی کے اس بندے کو جو مشکل وقت میں پچھلے 5 سالوں میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا، اسے پارٹی کو اس طریقے سے پنجاب کی حد تک ڈیوائڈ کر کے انہیں پارٹی کے اہم عہدے دیے جائیں، انہیں اہم ذمہ داریاں دی جائیں۔ ویسے آپ ناظرین کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے اس وقت پنجاب کے جو ہے وہ صدر ہیں مسلم نواز کے تنظیمی لحاظ سے، تو کہا جا رہا ہے کہ انہیں کسی اور عہدے کے اوپر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو پرپوزل مریم نواز صاحب نے پیش کیا ہے، اس پرپوزل کے حوالے سے رپورٹ یہ آئی ہے، خبر یہ سامنے آئی ہے کہ نواز شریف نے مریم نواز کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ انتخابی امور کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، چیف آرگنائزر مریم نواز ہے تو وہ یہ فیصلہ کرے گی، اسے مکمل طور پہ جو ہے بااختیار جو ہے وہ یعنی مینڈیٹ دے دیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ مریم نواز اس حوالے سے فیصلہ کرنے میں مکمل طور پہ مجاز اور آزاد ہیں۔ دوسرا فیصلہ نواز شریف صاحب نے یہ کیا کہ رواں ماہ سے جو ہے وہ مسلم نواز جو اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کرے گی، جلسے منعقد کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے جو خبریں آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے نواز شریف نے پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کو جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تیسرا فیصلہ نواز شریف نے ناظرین یہ کیا ہے کہ الیکشن جو ہونا ہے قومی اسمبلی کی میعاد مکمل ہونے کے بعد پورے پاکستان میں مسلم نواز کا بیانیہ کیا ہوگا۔ تو بیانیے کے حوالے سے ناظرین نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے جو کہ پارٹی کے لوگوں کو کنوے کیا گیا ہے کہ بیانیے میں نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، انہیں اپنے ساتھ کس طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے، مسلم نواز کی طرف کیسے آپ نے راغب کرنا ہے، اور تحریک انصاف کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے اور کیسے بے نقاب کرنا ہے، ان کی پرفارمنس کس طرح سے جو ہے وہ سامنے لے کے آنی ہے کہ کیا کر کے گئے، کیا وعدے کر کے آئے تھے، پرفارمنس کیا تھی، تو یہ ساری چیزیں بیان میں شامل کیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین نواز شریف نے چوتھا جو فیصلہ کیا ہے کہ منشور کمیٹی تشکیل دینے کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں کہ پارٹی کا آئندہ الیکشن میں منشور کیا ہوگا، نوجوانوں کے حوالے سے انہیں روزگار کے مواقع کیسے دیے جائیں گے،
कितने रोज़गार के मौके, कर्ज़े कैसे फराहम किए जाएंगे। तो मंशूर कमेटी की तश्कील के लिए भी नवाज शरीफ साहब ने जो है वो हदायत जारी कर दी हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, लाहौर से साफ़ी हैं आसिम नसीर साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ये जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर खबरें चल रही हैं, मुख्तलिफ जो खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं कि नून लीग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या किसी भी पार्टी के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट करेगी, तो फ़िलहाल ऐसा कोई फ़ैसला हुआ नहीं। जब इस मामले के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ तो फिर अभी ये कहना कि मुसम्मिक नवाज़ किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर चुकी है, तो ये खबर तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हाँ, आगे चल के यानी अगर इस बात को हम मान लें कि आसिम नसीर साहब भी रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी गुंजाइश है कि आगे चल के हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ जो है नून लीग की सीट एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है। लेकिन आज ये भी खबर है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अब दुबई से जाएंगे सऊदी अरब में उम्रा अदा करेंगे, मरियम नवाज़ उनके साथ होंगी, और ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में भी नवाज शरीफ जो है अहम मुलाकातें करेंगे पाकिस्तान में मईशत की बहाली के हवाले से। और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी जो वापसी की पाकिस्तान की तारीख़ है वो भी सऊदी अरब में डिसाइड होना मतवक्के है, यानी सऊदी अरब में ये फैसला किया जाएगा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी कब होगी। लेकिन आज हमारे जो दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ की जो वापसी है वो उनकी नाअहली के हवाले से जो कानून साजी की गई है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई तो वापसी का फ़ैसला मौखर हो सकता है, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनका मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही फिर नवाज शरीफ आने का फ़ैसला करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार करो कि पॉलिसी के ऊपर जो है वो मामलात को आगे चलाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, ये बड़ा अहम सवाल है, और इसके ऊपर बहुत सारे वीलॉग्स भी हो चुके हैं। लेकिन मैं कोई फलूका नहीं मारने वाला, जो मुझे बताया गया है मैं सिर्फ वही आपको बताऊँगा, उसको कन्फर्म नहीं करूँगा कि वाकई यही बंदा जो है वो निगरान वज़ीर आज़म होगा। एक तो नाज़रीन नजम सेठी साहब का नाम चल रहा था, जो पहले भी वीलॉगर थे, उन्होंने ख़ुद कहा कि नजम सेठी साहब पीछे हट चुके हैं, उसका नाम नहीं आ रहा। मोहसन बेग साहब के हवाले से भी कांटा लगा दिया गया है, गौहर एजाज साहब के हवाले से कांटा लगा दिया गया है, मियाँ आमिर महमूद साहब के हवाले से कांटा लगा दिया गया है, और वाद हसन फवाद साहब का भी कहा गया था कि वो भी नहीं बनना चाहते, उन्होंने भी इनकार कर दिया है। लेकिन आज इस मामले के ऊपर हमने भी अपनी किस्मत आजमाई करने का फ़ैसला किया। तो हमने एक सोर्स को खरीदा, लाहौर में फ़ोन किया, तो उसने ये कहा कि नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट अभी भी हॉट फेवरेट है, परफेक्ट है, उसके नाम पे अभी भी गौर है कि वो नाम फाइनल हो सकता है आज के दिन तक इम्कान है, पॉसिबिलिटी मौजूद है। कहा जा रहा है कि परफेक्ट नाम है, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि आप मोहम्मद ज़ुबैर साहब का और नून लीग के जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं उनके स्टेटमेंट देख लें कि नवाज शरीफ की और जरदारी की निगरान सेटअप के ऊपर मुशावरत हो चुकी है, लेकिन हतमी फ़ैसला जो अभी होना है वो फजलुर रहमान के साथ मुशावरत के साथ होना है, और PDM का सरबराही इजलास भी बुलाया जा सकता है। ये तो नाज़रीन हमारे ज़राए की खबर है कि वो जो ब्यूरोक्रेट है उन्होंने नाम नहीं बताया। मैंने कहा था फवाद हसन फवाद, उन्होंने कहा था कि आपने तो पहली सांस में नाम बता दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये आज के दिन तक की बात है कि हो सकता है कि इस बार जो फैसला हो वो ब्यूरोक्रेट के हक़ में जाए, किसी निगरान जज को, साबिक रिटायर्ड जज को नहीं बनाया जाएगा, साफ़ी को नहीं बनाया जाएगा, और किसी बिजनेसमैन को नहीं बनाया जाएगा। ब्यूरोक्रेट हो सकता है, ब्यूरोक्रेट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये तो ना हमारे एक सोर्स का जो है वो हमारे साथ इनपुट था, लेकिन बाकी कुछ और भी ऐसे एलिमेंट है, उनका ये कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म वो होगा जिसका फ़ैसला नवाज शरीफ, जरदारी या मौलाना फजल रहमान नहीं, इसका फ़ैसला कोई और करेगा, और वो नाम दे दिया जाएगा, उस नाम पे ये इत्तफाक कर लेंगे, और फिर वो नाम जो है उसे निगरान वज़ीर आज़म जो है वो बना दिया जाएगा। यही बात मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने की, मुसद्दिक मलिक साहब ने की कि मुशावरत हुई है निगरान सेटअप के हवाले से, लेकिन वक्त से पहले कोई भी जो नाम है, कोई भी चीज़ है वो सामने नहीं आएगी, तभी सामने आएगी जब मुनासिब वक्त होगा। तो निगरान सेटअप के हवाले से जो भी फैसले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।